मेडिकल की अलग समस्याएं, कैंटीन की समस्याएं गांवों में नहीं पहुंच पाती। इन सब समस्याओं का निचोड़ हमने अपनी 4 डिमांड में निकाला था कि अगर वो डिमांड हमारी सरकार मान लेती है तो हम सब समस्याओं का एक तसल्लीबख्श हल ढूंढ पाएंगे। जैसे जैसे समय गुजरता गया उन 4 डिमांड में से आज हमारा मुद्दा सिर्फ एक डिमांड पर रह गया है, वो है 1 रैंक 1 पेंशन। हम चाहते हैं कि 2 फौजी जो बराबर सर्विस और बराबर रैंक से रिटायर हुए हैं उनको पेंशन भी बराबर मिले, चाहे वो इतिहास में कभी भी रिटायर हुए हो। आज के दिन ऐसा नहीं है। एक सिपाही, इसका सबसे बड़ा नुकसान सबसे नीचे वाले रैंक जो सिपाही का है उसके ऊपर है। एक सिपाही जिसने 65 की लड़ाई लड़ी हो, 62 की लड़ी हो, 71 की लड़ी हो, जो 75 में रिटायर हुआ है, उसकी पेंशन और आज जो सिपाही रिटायर होता है दोनों की पेंशन में 82% का फर्क है। ये 25 साल पुरानी है, तकरीबन 25 साल। अगर हम इतिहास को देखते हैं, इस 25 साल में देश की सत्ता किसके पास थी? 10 साल ये सत्ता, तकरीबन 11 साल ये कांग्रेस के पास थी। उसके बाद 5 साल ये यूपीए के पास रही, जिसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस है। 25 में से तकरीबन 16 साल ये सत्ता, जबकि डिमांड लागू थी, ये बिल्कुल मांगी गई थी, ये सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। तकरीबन 6 साल ये सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में थी। उन्होंने हमें ECHS स्कीम जरूर दी, जो मेडिकल में हम सब लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन उन्होंने भी नहीं मानी। इसके अलावा जो 2-3 साल बचे हैं वो बाकी छोटी पार्टियां, उसमें प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी थे, चंद्रशेखर थे, वगैरह वगैरह। ये तो रहा इतिहास कि हमारी मांग पहले नहीं मानी गई। एक बात और हमें ख्याल रखना चाहिए कि हालांकि डिमांड 25 साल पुरानी है, लेकिन इस डिमांड के पीछे आप लोगों ने इतना जोर पहले कभी नहीं लगाया था जो आज लगाया। जब उनके मियाद खत्म होने को आई, 5 साल पूरे होने को आए, यूपी से संसद में किसी सांसद ने सवाल पूछा कि ये डिमांड जो आप पूरी करने वाले थे, जिसका तसल्लीबख्श हल ढूंढने वाले थे, उसका क्या हुआ? तो उन्होंने 11 दिसंबर 2008 को जवाब दिया कि ये डिमांड हम नहीं मान सकते। उन्होंने इस डिमांड को मानने में 3 कठिनाइयां बताई। एक शासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरी फाइनेंशियल आर्थिक, और तीसरी नैतिक कानून। लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी जो उन्होंने शासनिक कठिनाई बताई, उससे उनका मतलब है कि अगर ये डिमांड हम आपको देते हैं तो बाकी सरकारी कर्मचारी भी यही डिमांड मांगे। हमें किसी सरकारी कर्मचारी, वो है कौन? वो भी हमारे देशवासी हैं, हमारे सगे संबंधी, हमारे भाई भतीजे हैं। हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन अगर हमारे सिपाहियों की उससे तुलना को ये बहाना बनाया जाए कि इस वजह से हमें नहीं दे सकते, तो हमें एतराज जरूर होगा, क्योंकि उनकी सर्विस कंडीशन और हमारी सर्विस कंडीशन बहुत अलग हैं और दोनों में बराबर करने की कोई तुक नहीं बैठती। मैं फिर दोहराता हूँ, इस तरफ हमारे फौजी नुमाइंदे हैं जो 35 साल की उम्र पर, जबकि उनके फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, उनको पैसे की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, बच्चे छोटे हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, उस वक्त उसको जबरन पेंशन भेज दिया जाता है और 42 साल की उम्र तक 85% फौज घर चली जाती है। कोई दूसरी नौकरी का प्रावधान सरकार ने आज तक नहीं किया। तो एक शासनिक जो कठिनाई, वो कहते हैं ये तो महज एक बहाना है, ये कोई कारण नहीं हो सकता। अगर ये हमारे बाकी जो कर्मचारी साथी हैं, ये डिमांड उनको भी इतना दुख देती, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आप
और हमसे पहले वो यहाँ बैठे हुए होते, लेकिन आज तक किसी ने डिमांड नहीं मांगी। तो इसको एक कारण बताना महज सरकार का एक डिमांड को रिजेक्ट करने का बहाना। जहां तक नैतिक कठिनाई उन्होंने बताई, उन्होंने 1991 में कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में से एक लाइन निकाल ली और कहते हैं कि ये लाइन आपके खिलाफ है। ये लाइन तो 2004 में जब उन्होंने घोषणा पत्र लिखा उस वक्त भी थी। अगर कचहरी की वो लाइन इतनी बंदिश है सरकार पर, तो फिर उसको लिखने का फायदा क्या था? क्या वो वोट लेने के लिए लिखी थी क्या? तीसरी कठिनाई उन्होंने बताई है आर्थिक। मैं समझता हूं आप सब जानते हैं कि 2004 में जब वो घोषणा पत्र लिखा गया और 2009 में जबकि उन्होंने ये डिमांड खारिज करी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हुई है और आज के दिन 2004 के निस्बत देश में सिपाहियों को उनका हक देने की क्षमता कहीं ज्यादा है। तो तीनों जो घटनाएं उन्होंने बताया कि इनमें कोई दम नहीं है। अभी जब नया उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 1 रैंक 1 पेंशन का कोई जिक्र नहीं है। एक्स सर्विसमैन के बारे में उन्होंने एक ही बात लिखी है कि हम पूर्व सैनिकों का देश के निर्माण के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं आपको दूसरी पार्टी के बारे में बताता हूं जो मैंने बताया जिनके पास सत्ता 6 साल तक थी। उनके टाइम पर भी 1 रैंक 1 पेंशन हमको नहीं मिला। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, कई बातें लिखी हैं जो सर्विंग सोल्जर के लिए हैं और रिटायर्ड के लिए हैं। उन्होंने ये साफ शब्दों में लिखा है, मैं सिर्फ अपने 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में बोलता हूं कि 1 रैंक 1 पेंशन का सिद्धांत इंप्लीमेंट किया जाएगा। घोषणा पत्र के अलावा 19 मार्च को श्री अडवाणी जी अपनी मर्जी से, हमने नहीं उनको बुलाया था, हम आमतौर पर किसी पॉलिटिकल नेता को अपने मंच पर आमंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इच्छा जाहिर की, हमने कहा जरूर आइए। उन्होंने इसी मंच पर यहाँ खड़े होके साफ शब्दों में कहा है कि अगर जनता हमें दोबारा सत्ता में आने का मौका देती है तो मैं अपने बाकी सहयोगी पार्टियों को बताऊंगा और मनाऊंगा कि और कुछ दे या ना दे लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन जरूर दे। तो जो हमारे देश की 2 प्रमुख पार्टियां हैं उनके साथ जाना पड़े तो किसके साथ जाएंगे? कम से कम मैं ये नहीं कहता कि तो उन्होंने लिखा है या वो जो बोल के गए, लेकिन अगर अडवाणी जी आके बोलते हैं तो मैं समझता हूं वो अपने वचन को पूरा करेंगे। अवश्य करेंगे। कम से कम मैं अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा और एक सर्विसमैन की तरफ से मैं समझता हूं कि हमारे हक में है कि आज के दिन हम अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के हक में डालें। इसके अलावा 2 एक्स सर्विसमैन हम और आप लोगों के सुझाव से, हमारे सहयोग से और समझौते से इलेक्शन लड़े, हम उनका भी समर्थन करेंगे। ये मेरी राय थी, इसके ऊपर अमल करें ना करें आपका फैसला है। हर इंसान को मैं दोबारा दोहराता हूँ, हर एजेंट को भारतवर्ष में अपनी राय डालने का पूरा हक है। मैंने सिर्फ आपको अपना सिद्धांत बताया है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे, फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करें। देश की यही प्रक्रिया है। जय